Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of March 2021, Monday. Inspiration of the day is your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. News from March 20 and 22nd Business Standard will be covered under today's discussion. And these are the articles that we are going to discuss. So let's start with article number 1 given on page number 8 of today's newspaper. Foreign trade policy to focus on MSME's new export potential. Center government is डिवाइजिंग न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2015 से 2020 तक की फॉरेन पॉलिसी इस मंथ मार्च के एंड तक खत्म हो जाएगी एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिवाइसिंग न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुड ईदर स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग स्कीम और इट में रीवैम्प इट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। तो अब जो नई फॉरेन पॉलिसी आएगी 2015 से 2020 तक की जो फॉरेन पॉलिसी 5 ईयर की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस बार मार्च में खत्म हो रही। सो इंडिया इज ऑल रेडी टू प्लान द of devise the new foreign policy, and the experts are saying that this time foreign trade policy will be focusing on MSME, new export potential, and devising a mechanism to step up screening import to protect the domestic manufacturers. Just like our आत्मनिर्भर भारत, जितनी भी स्कीम जो अब आ रही हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन के बाद से, all those schemes are actually aligned towards making India's manufacturing sector more resilient. And as we all know, the existing foreign trade policy focuses on mercantile export from India scheme, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MEIS और SEIS बोलते हैं। और जैसा कि हमने अपने डिस्क्राइब सेक्शन में डिस्कस भी किया है कि दिस मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इज ऑल गोइंग टू सब्ज्यूम्ड बाई रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, जिसको हम RODTEP स्कीम भी बोलते हैं। तो RODTEP स्कीम के बारे में अगर आपको कुछ जानना, यू कैन गो इनटू द डिस्क्राइब सेक्शन, देयर इज सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू स्कीम। तो जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें फिलहाल के लिए मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ऑल दीज स्कीम्स विल बी सब्ज्यूम्ड। तो जो स्क्राइब्स इश्यूज होते थे टैक्स इंसेंटिव को फॉर्म में इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स को, वो अब नहीं होंगे। इसका रीज़न क्या है, क्यों चेंज हो रही है, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इनटू दैट सेपरेट वीडियो। तो जो अब नई पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी आ रही है उसका फोकस होगा इंडिया में MSME सेक्टर को इम्प्रूव करना। MSME सेक्टर को इम्प्रूव क्यों करना, क्योंकि MSME सेक्टर जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं उसमें बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, significant contribution है MSME sector का into India's export. So if India really want to improve the export, it has to improve the export potential. And how Indian government can actually improve the export potential? By strengthening the MSMEs. And the detail of the online monitoring system may find mention in the foreign trade policy 21 to 26, and it is most likely that this new foreign trade policy will kick in the next month, that is the month of April, क्योंकि मार्च में foreign trade policy end हो रही है, 5 साल उसका खत्म हो रहा है। तो ऑनलाइन सिस्टम मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा रहा है, एंड द ऑनलाइन सिस्टम विल मेक द डेटा अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द डिफरेंट इंडस्ट्री अबाउट द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड एंड देयर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। तो टेक्निकल मैकेनिज्म को भी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है इन ऑर्डर टू बूस्ट द नो हाउ, कि कौन से कंट्री में कितना डेटा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किस क्वालिटी का एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो तो एक और स्कीम गवर्नर ने रिसेंटली चलाई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स प्रमोट करी जा रही हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द MSME सेक्टर। अगर हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो MSME सेक्टर का जो रोल है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट एंड पार्सल्स होते हैं उसका मेजर पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट इज़ MSME सेक्टर। एंड आई होप दैट यू ऑल नो व्हाट इज़ MSME, कौन सी कंपनीज को माइक्रो बोलते हैं, कौन सी स्मॉल कहलाती हैं, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, विच कंपनीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड रीचेक इट, क्योंकि कई बार मॉडिफाई भी हो चुका होता है और हमें पता नहीं होता।
तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड और द कंडीशन फॉर एनी unit to be called as micro unit, small unit और medium enterprises. आप देख लेते हैं न्यूज़। तो रीसेंट टाइम में गवर्नमेंट एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप कर रही है, और अगर हम बात करें कि क्या गवर्नमेंट करंटली यूज़ कर रही है मॉनिटरिंग सिस्टम को, तो पिछले लास्ट 16 महीनों से गवर्नमेंट ने कोल इंपोर्ट और स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ किया है, एंड अंडर दिस सिस्टम एडवांस रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवर्ट शिपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या करेगा ये जो टेक्निकल इंटरफेस है, ये कौन सा शिपमेंट कहाँ हो रहा है, किस कंट्री में कितना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, इसकी जानकारी देगा। And it will also facilitate the import of these commodities while also giving an opportunity to industry to step up value added export कि कितना import हो रहा है और उसमें कहाँ कहाँ हमारी खुद की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी की विंडो जिससे वो कुछ वैल्यू एडिशन करके इसको एक्सपोर्ट में टर्न अप कर सकें। And that is totally in line with Government of India's Self-Reliant India scheme. और इसी तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जो आने वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसमें अलग अलग सेक्टर के लिए। करंटली कोल और स्टील मॉनिटरिंग सिस्टम अभी यूज़ हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, बट once this new foreign trade policy will be finalized, we can see these types of technical interface into different other sectors, and this is the amount of steel and coal import under the monetary system. तो विजिलेंस भी टाइटर होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटेट भी होगा, टेक्निकल नो हाउ भी इम्प्रूव होगा एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स का, दे विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, दे विल गेट न्यू ideas where they can actually value add and turn that import into export. So this is the figure, you do not need to mark up, you can just go through once. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ सैटरडे न्यूज़पेपर। प्रॉफिट और लॉस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट गेट पेड MCA। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर के, इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के जो भी रेगुलेटर्स हैं दे आर वेरी विजिलेंट। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंज किए गए। अगर आपको याद हो तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टेन्योर, कौन हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारे रूल्स में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आए हैं। अंडर दिस initiative, the government has created a carve out for remunerating non-executive or independent directors of company which are making loss or having inadequate profit. अभी तक क्या होता था, अभी तक नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होते थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते थे, उनको किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन कंपनी को नहीं पे करना होता था, और ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं था। क्यों ऐसा मैंडेट नहीं था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होते थे उनको क्यों किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन कंपनी से नहीं दिया जाता था? वो इसलिए नहीं दिया जाता था कि कहीं ऐसा ना हो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी से अगर रेम्यूनरेशन लेने लगे तो वो कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग काम करने लगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करने के लिए कि वो इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि उनको कंपनी से एक भी पैसा नहीं मिला तो दे आर इंडिपेंडेंट, दे विल टेक ओनली दैट डिसीजन विच इज़ एक्चुअली इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसलिए ऐसा इंश्योर किया गया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। वो कंपनी के कोई भी शेयर होल्ड नहीं करेंगे, उनका कंपनी में कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ऐसा ना हो कि अगर उनका इंटरेस्ट कंपनी में होगा तो दे विल टेक डिसीजन फॉर देयर बिहाफ, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, CEOs, MD, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेने लगेंगे रादर देन द एक्चुअल शेयर होल्डर्स और द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। But now, in order to changing the corporate governance law, now Ministry of Corporate Affairs issued a notification late on Thursday which limits the remuneration that non-executive directors can be given. It depends on the effective capital of a company. Until then, there was no provision in the Company Act that allowed the remuneration for non-executive directors if the company was in loss or had an inadequate profit. And while these limits have been introduced under Schedule
Fifth of the Companies Act, an additional provision allow the board of directors to pass a special resolution if they want to further increase the remuneration beyond the upper limit. A number of experts were saying that it is important that non-executive directors should also be remunerated appropriately. तो बहुत सारे इसमें व्यूज थे, बहुत सारे व्यूज थे, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, कंपनी में जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके रेमुनरेशन के लिए भी नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, or limit under which this remuneration can be given to non-executive director. So it will depend on the effective capital of the company, no matter company is making profit or company is making loss. And several experts felt that given the increase in the responsibility of the independent director, it is important that they should be appropriately remunerated. And this is the limit of yearly remuneration in terms of lakhs for non-executive director, and this is the effective capital कि कितना कंपनी कितना effective capital है and कितना amount non-executive directors को as a remuneration pay किया जा सकता है. It means अमाउंट कम हो सकता है रेमुनरेशन का, बट कंपनी को पे करना है, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज और लॉस मेकिंग कंपनीज. तो आप देख सकते हैं नेगेटिव और लेस देन 5, तो 12 lakhs, between 5 crores to 100 crores 17 lakhs, between 100 crores to 250 crore 24 lakhs, and above than 250 crores it include 24 lakhs, plus 0.01% of effective capital in excess of rupees 250 crore. So now non-executive directors and independent directors will also get a sufficient amount of remuneration, because the responsibilities of these non-executive directors and independent directors are increasing year by year. अब देख लेते हैं some other news clips. Government considered blocking IP addresses of cryptocurrency exchange. So recently हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था that India will be open for cryptocurrency, complete blanket ban नहीं लगाया जाएगा, but later on कई सारी ministries या कई सारे जो experts थे उन्होंने कहा कि India will actually block the cryptocurrency exchange, will block the cryptocurrency investment, and then now the government is considering blocking of internet protocol addresses, that is IP addresses for companies or exchange on which trading in cryptocurrency is happening. और लास्ट मंथ में गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट इज इंटेंटिंग टू ब्रिंग द बिल, एक क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बिल आ रहा है जिसको हमने डिस्कस भी किया था, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी बिल 2020. That bill will bring the ban of private cryptocurrency and introduce India's own digital currency in line with China and other countries. आप मुझे recently बताएंगे कि चाइना में जो क्रिप्टो करेंसी प्रेवलेंट है, लीगल क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम क्या है. कई सारी जो कंपनीज़ हैं, अगर हम बात करें फेसबुक, तो इस तरह की कंपनीज़ भी अपने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुकी हैं. तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ये भी बताइए कि लिब्रा इज द करेंसी ऑफ विच, क्रिप्टो करेंसी ऑफ विच कंपनी. लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है, किस कंपनी ने लॉन्च करी थी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा. तो जो आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करने का जो न्यूज़ है वो experts का कहना है कि that particular news is related with that bill that government is going to bring into parliament. So that blocking the IP addresses of companies and exchange that are actually involving into the exchange of cryptocurrency, उनके IP addresses को block कर दिया जाएगा. तो माइंडेड स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी है, जो प्राइवेट एक्सचेंज हो रहा है, उसको ब्लॉक करने की बात हो रही है. अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कौन सी अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी, उसको कैसे रेगुलेट करेगी, दैट इज स्टिल द मैटर ऑफ फ्यूचर. द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो प्रपोज टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन. हालांकि इंडस्ट्री का इस पर अपना अलग अलग ओपिनियन है. इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी हाईली डिसेंट्रलाइज करेंसी, बिटकॉइन और अदर तरह की जो करेंसीज हैं उनको ब्लॉक कर पाना. चाहे कितने भी आप कितने IP एड्रेस ब्लॉक करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू एक्चुअली ब्लॉकिंग द डिसेंट्रलाइज करेंसी लाइक बिटकॉइन. And the proposal will be implemented once a period of 3 to 6 months to be decided. तो अभी कौन से क्रिप्टो करेंसी बैन होंगी, किनको प्राइवेट की कैटेगरी में डाला जाएगा, कैसे IP एड्रेस बैन होंगे, किसके IP एड्रेस बैन होंगे, ये आगे फ्यूचर में डिसाइड होगा. बट जो एक्सपर्ट्स हैं, वेटरन्स हैं, उनका ये कहना है कि जब भी ये डिसीजन आएगा दैट विल लीड टू द पैनिक सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी.
तो हो सकता है कि उस टाइम पर जो एग्जिट होगा इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर जिनके पास करेंसी होगी क्रिप्टो करेंसी, वो सेल करेंगे पैनिकली, क्योंकि इंडिया में बैन हो जाएगा अगर आईपी एड्रेसेस बैन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज बैन हो जाएगा, तो दे विल इमीडिएटली स्टार्ट सेलिंग दीज क्रिप्टो करेंसीज। तो दैट में एक्चुअली रिड्यूस द वैल्यू और द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन फ्यूचर। So government has blocked the adult sites and hundreds of Chinese application recently, और अब क्रिप्टो करेंसीज को भी बैन करने की बात हो रही है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को। जो रिसेंट चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए हैं दैट ऑल एक्चुअली यूजिंग द क्रिप्टो करेंसी, और दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एडल्ट साइट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग, फंड डाइवर्जन, इन सब को रोकने के लिए रिसेंटली कुछ चाइनीज ऐप को भी बैन किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। सेंटर टारगेट्स ग्लोबल मेजर फॉर चिप प्लांट्स। इंडिया में सेमी कंडक्टर और फैब्रिकेशन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए इट्स अ वेरी एम्बिशियस मूव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग हम सबको पता है, इंडिया गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब में टर्न अप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट PLI स्कीम भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट चलाई है। FDI के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जो कि इंडिया में कैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया बहुत लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट करता है, उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। एंड फॉर दैट ambitious move, the center is targeting the global leaders for setting up the semiconductor and fabrication plant in the country. The Ministry of Electronic and Information Technology फिलहाल के लिए कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज से डिस्कशन कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है कि कौन कौन सी कंपनीज एक्चुअली इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग है, चिप मेकिंग कंपनीज। तो यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, US की जो सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन की कंपनीज हैं उनसे कंटिन्यूसली डिस्कशन में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड टू सेट अप देयर प्लांट इनटू इंडिया, एंड इन टर्न इंडिया विल प्रोवाइड देम अ suitable and ease of doing business environment. And this particular plan is the part of making India's electronic system design and manufacturing a $400 billion industry by financial year 25. तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली $118 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर अपकमिंग 5 years। और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट कंपनीज जो कि लीडर हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। एंड डेफिनेटली अगर वो कंपनी से बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम इंसेंटिव, टैक्स रीबेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी कि वो इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें और इंडिया में प्रोडक्शन करें। एंड इफ दिस प्लान बिकम्स सक्सेसफुल तो इंडिया विल इमर्ज एज अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग into the global arena। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मारुति टाटा M&M warm up to vehicle scrapping unit। If you remember, day before yesterday we have discussed about the क्लंकर पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लंकर पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है। उसके तहत अब जितनी भी कंपनीज हैं, मारुति, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दे ऑल आर एक्चुअली gearing up। Now they want to invest and they are actually planning to invest into vehicle scrapping units. So the top automakers including Maruti, Tata, Mahindra, they all are convinced and interested in setting up the vehicle scrapping unit in India by public private partnership mode, जिसमें गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है। सबने अपना इंटरेस्ट सबमिट किया। नाउ सी हाउ गवर्नमेंट विल एक्चुअली रिस्पॉन्ड, और इसको हमने डिस्कस भी किया था और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि जो एक व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट आई, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, हाउ दिस पॉलिसी विल एक्चुअली रिड्यूस द पोल्यूशन। तो जो क्लंकर पॉलिसी बेसिकली क्या करेगी, प्रमोट करेगी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनके ओल्ड व्हीकल को रिप्लेस करके नई व्हीकल्स को लाना। और अगर आपको पता हो तो नई व्हीकल्स जो हैं दैट इज़ फॉर भारत 3 और 6 स्टेज के होंगे, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट मूव कर गई है। जो इंडिया में जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो मूव कर गई है भारत 3 और स्टेज 3 और 4 से 6 पर। और डेफिनेटली जैसे हम इंजन की कैपेसिटी 6 पर मूव करेंगे भारत स्टेज 6 पर,
तो इट विल रिड्यूस द एमिशन क्योंकि फ्यूल जो है वो अलग तरह का यूज़ होगा, फ्यूल में कम इम्प्योरिटीज़ होंगी और हायर कॉन्फ़िगरेशन का इंजन यूज़ करेंगे। अपग्रेडेड इंजन यूज़ करने पर डेफिनेटली एमिशन रिड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को भी प्रमोट किया जाएगा। तो अब जो भी कमर्शियल व्हीकल रिप्लेस भी होंगे, जो पर्सनल व्हीकल रिप्लेस भी होंगे, द कंज्यूमर विल प्रेफर भारत 6 और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओवर डीजल और पेट्रोल व्हीकल, दैट इन टर्न विल रिड्यूस द पोल्यूशन। फिलहाल के लिए जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है उसमें गवर्नमेंट का जो प्लान है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 स्क्रैपिंग यूनिट्स गवर्नमेंट सेट करना चाहती है आगे आने वाले 3 सालों में, यानी 2023 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि एटलीस्ट 50 स्क्रैपिंग सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में स्टैब्लिश हो जाएं अंडर ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन इन टेंडम विद ईच अदर, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो सिनर्जी क्रिएट करने के लिए ट्रिपल पी मॉडल। और ट्रिपल पी मॉडल में भी हमने डिस्कस कई बार किया कि बहुत सारे मॉडल होते हैं, किस मॉडल पर एक्चुअली ये स्क्रैपिंग यूनिट सेट होंगी, दैट्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फिलहाल के लिए auto manufacturers can facilitate the collection of recycled part either through its take back schemes or setting up the scrapping center. And government may provide the investment, government may provide the tax incentive, tax rebate, tax holidays, land, all such facilities to those companies in order to facilitate the scrapping of old vehicle. And HDFC Bank study estimated that market for the vehicle scrappage and recycling approximately $6 billion. क्या अभी कोई स्क्रैपिंग यूनिट या स्क्रैपेज यूनिट नहीं है इंडिया में? डेफिनेटली है। अगर हम बात करें करंटली इंडिया में कौन से स्क्रैपेज सेंटर हैं, तो करंटली इंडिया में 2 स्क्रैपेज सेंटर है, एक नोएडा में और एक चेन्नई में। दैट इज द जॉइंट वेंचर बिटवीन महिंद्रा ग्रुप एंड स्टेट ओन MSTC। तो नोएडा एंड चेन्नई में 2 स्क्रैपेज सेंटर है, बट दैट्स ऑल नॉट सफिशिएंट, वी ऑल नो दिस। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, क्लंकर पॉलिसी लाई, नंबर ऑफ जो टॉप ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं दे ऑल आर शोइंग द कीन इंटरेस्ट। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें और ज़्यादा स्क्रैपेज यूनिट्स देखने को मिलें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के coordination से, that will actually reduce the pollution, that will increase the employment opportunities, or that will directly increase the employment, that will improve the automobile sector also. It is very helpful for reducing the garbage or the industrial junk from the economy. तो बहुत सारे इसके multiple benefits हैं, तो and this topic become very important for upcoming exams. So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram, and link for the same has been given under description box. Please like, share and subscribe. Thank you.